आज से करीब 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता का नाम भी नहीं लिया जाता था, तभी भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया जो योजनाबद्ध थी, जो पक्की सड़कों पर चलती थी और व्यापार को समुद्र के लहरों के साथ दुनिया तक पहुंचाती थी। पर इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि इतनी योजनाबद्ध सभ्यता हजारों सालों तक मिट्टी के ढेर में दबी रही। कोई नहीं जानता था कि इस रेत के नीचे एक ऐसा इतिहास छुपा हुआ है जो मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं को भी चुनौती दे सकता है। आखिर इस योजनाबद्ध सभ्यता का पता कैसे चला, आइए हम जानते हैं। साल था 1920, जब पंजाब की तपती दोपहर में गर्म हवाएं चल रही थी और लाहौर से मुल्तान के लिए रेलवे लाइन बिछाने का काम जोरों पर था। मजदूरों के हाथों में फावड़े थे और वो मिट्टी को परत दर परत समतल कर रहे थे। हजारों साल पुरानी मिट्टी जो अपने भीतर इतिहास का खजाना दबाए बैठी थी, लेकिन किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था। अचानक एक मजदूर के फावड़े से टक की एक अलग सी आवाज आई। उसने सोचा शायद कोई बड़ी पत्थर की चट्टान होंगी, लेकिन जब उसने वो मिट्टी हटाई तो उसे सीधी लाइन में रखी हुई ईंटें दिखाई दी। पर मजदूरों ने इसे आम खंडर समझकर नजरअंदाज किया, क्योंकि उस समय भारत में ऐसी पुरानी वास्तुकलाएं मिलना एक सामान्य बात थी। पर जब रेलवे अधिकारी और इंजीनियरों को खबर मिली तो उन्होंने तुरंत पुरातत्व विभाग को सूचित किया और कुछ ही दिनों में पुरातत्वविद इस साइट पर पहुंचे और उन्होंने उन ईंटों को उठाकर देखा तो वे पल भर के लिए खामोश हो गए, क्योंकि उनके सामने जो ईंटें थी वे साधारण ईंटें नहीं थी और उनका आकार बिल्कुल एक जैसा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अतीत की परतें स्वयं उठकर आधुनिक दुनिया को अपना परिचय दे रही हो। जब इसकी रिपोर्ट इंग्लैंड भेजी गई तो ब्रिटिश पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल के अंडर दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी द्वारा क्रमशः हड़प्पा और मोहेंजोदारो पर सन 1920 से 1930 तक खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की गई। जब यह प्रक्रिया शुरू थी तब भारत पर ब्रिटिशों का वर्चस्व था और जब भारत का बंटवारा हुआ तो हड़प्पा और मोहेंजोदारो सभ्यता पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में चली गई। फिलहाल अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा और सिंध प्रांत में मोहेंजोदारो स्थित है। हड़प्पा और मोहेंजोदारो का कालखंड लगभग ईस्वी सन पूर्व 3000 के आसपास का माना जाता है। हमारी प्राचीन संस्कृति में केवल यही संस्कृति नियोजित व्यवस्था होने का संकेत देती है और यहाँ से ही हमारे इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। यह संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित हुई और यह सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु संस्कृति भी कहा गया। यह संस्कृति शहरी सभ्यता में विकसित और परिपक्व हुई, जिसका विकास सिंध और पंजाब में हुआ। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का मुख्य क्षेत्र सिंध और पंजाब में मुख्यतः सिंधु घाटी में था। वहां से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली और इस तरह हड़प्पा संस्कृति पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारे तक फैली। अगर ईस्वी सन पूर्व 3000 से 2000 तक की बात करें तो दुनिया में कोई अन्य संस्कृति का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं देखा गया जितना हड़प्पा का क्षेत्र देखा गया। पूरे उपमहाद्वीप में अभी तक 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान की गई और इनमें से केवल 2 ही महत्वपूर्ण शहर थे। एक था पंजाब में हड़प्पा और दूसरा था सिंध में मोहेंजोदारो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का किला। अब ये दोनों ही ऐतिहासिक स्थल पाकिस्तानी हिस्से में हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ इलाके में बसे धौलावीरा में हड़प्पा दुर्ग और हड़प्पा संस्कृति के सभी चरण दिखाई दिए। ये चरण राखीगढ़ी में भी मिलते हैं, जो हरियाणा के घग्गर में स्थित है और धौलावीरा से बहुत बड़ा है। अगर तुलनात्मक तौर पर देखें तो धौलावीरा 50 हेक्टेयर में फैला है, जबकि हड़प्पा 150 हेक्टेयर में, राखीगढ़ी 250 हेक्टेयर में, जबकि मोहेंजोदारो 500 हेक्टेयर में फैला है। हड़प्पा संस्कृति की पहचान शहर योजना व्यवस्था से की जाती है। हड़प्पा और मोहेंजोदारो दोनों की मुख्य पहचान गढ़ या टीले के रूप में मिली है। शहर को आमतौर पर 2 भागों में बांटा गया था। एक तरफ किलेबंद गढ़ और दूसरे तरफ लोगों के घर होते थे। इन शहरों में आवासीय व्यवस्थाओं की विशेषता यह है कि वे खास संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए बनाए गए थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। ढांचे के मामले में मोहेंजोदारो हड़प्पा की तुलना में ज्यादा विकसित था। मोहेंजोदारो का सबसे महत्वपूर्ण स्थान महास्नानागार है।
यह ईंटों की खूबसूरत निर्मित का बेहतरीन उदाहरण है। इस तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था थी और कपड़े बदलने के लिए किनारों पर कमरे थे। स्नानागार की फर्श पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी। ऐसा मानना है कि स्नानागार मुख्य रूप से धार्मिक स्नान के लिए था, जो भारत में किसी भी धार्मिक समारोह के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके अलावा मोहेंजोदारो में सबसे बड़ा भवन भी देखा गया, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर थी। मोहेंजोदारो की जल निकासी प्रणाली बहुत नियोजनबद्ध थी। लगभग सभी शहरों में हर घर, चाहे वे छोटे हो या बड़े, सब में अपना आंगन और स्नानागार होता था। और कालीबंगा में भी हर घर कुएं पाए गए और हर घर का खराब पानी नाली के जरिए बाहर निकलता था। कुल मिलाकर घरेलू स्नानागार और नालियों की गुणवत्ता उल्लेखनीय है और हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था अनूठी, और शायद ही किसी कांस्ययुगीन सभ्यता ने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर इतना ध्यान दिया होगा जितना हड़प्पा के लोगों ने दिया। अगर कृषि की बात करें तो सिंधु प्रदेश आज बहुत उपजाऊ नहीं है, लेकिन अतीत के समृद्ध गांव और कस्बों से यह प्रमाणित होता है कि यह प्राचीन समय में उपजाऊ था। आज इस क्षेत्र पर वर्षा लगभग 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ईस्वी सन पूर्व 4वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर के इतिहासकारों में से एक की सूचना अनुसार सिंधु भारत का एक उपजाऊ हिस्सा था। पहले के समय में सिंधु क्षेत्र में अधिक वनस्पति थी, जो बारिश अदा करने में भूमिका अदा करती थी और रहवासियों को अपने यहाँ आकर्षित करती थी। जैसे नील ने मिस्र का निर्माण कर वहाँ के लोगों को सहायता की, उसी तरह सिंधु नदी ने भी सिंध का निर्माण किया और सिंधु वासियों को समृद्ध बनाया। इसी सभ्यता के लोगों ने गेहूं, जौ, राई, मटर जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया, लेकिन मुख्य धान्य केवल गेहूं और जौ ही थे, और इसके अलावा तिल और सरसों भी उगाए जाते थे। हालांकि इसके अलावा लोथल के लोग धान की भी खेती करते थे और इस धान्य को मोहेंजोदारो, हड़प्पा और संभवतः कालीबंगा के बड़े बड़े अन्नगारों में संग्रहित किया जाता था। और इसके अलावा किसानों से कर के रूप में प्राप्त किया गया धान्य भी इसी में संग्रहित किया जाता था और आपात जैसी स्थिति पड़ने पर इसे वितरित भी किया जाता था। और इन धान्यों के अलावा सिंधु के लोगों ने कपास का भी उत्पादन किया और इन कपास का उत्पादन करने वाले सिंधु के लोग सबसे पहले व्यक्ति थे और इस वजह से यूनानियों ने सिंधु वासियों को सिंधन नाम दिया, जो सिंधु से लिया गया है। हालांकि इसके अलावा हड़प्पा के लोगों ने खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया, जैसे बैल, भैंस, बकरियां, भेड़ और सुअर पाले जाते थे और शुरू से ही कुत्ते और बिल्लियों के प्रमाण मिले हैं। गधे एवं ऊँट भी पाले गए थे। निश्चय ही इनका उपयोग बोझ उठाने और ऊँट को खेतों में जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सतही तौर पर घोड़े का सबूत मोहेंजोदारो और लोथल के एक संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति से मिलता है। एक घोड़े के अवशेष पश्चिम गुजरात में स्थित सुरकोतड़ा से मिलता है, जो ईस्वी सन पूर्व 2000 के आसपास का है, लेकिन इसकी पहचान अभी तक संदिग्ध है और किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृति घोड़े पर केंद्रित नहीं थी, क्योंकि प्रारंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृति में न तो घोड़े की हड्डियां मिली, न ही इसके अस्तित्व के कोई प्रमाण मिले। सिंधु क्षेत्र में कस्बों का उदय कृषि संचय, कांस्य के औजारों के निर्माण के अलावा अन्य शिल्प तथा व्यापक तौर पर व्यापार एवं वाणिज्य पर आधारित था। इसे भारत में प्रथम शहरीकरण के रूप में जाना जाता है और हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्य युग से संबंधित है और हड़प्पा के लोग पत्थरों के कई औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और उपयोग से भी परिचित थे। आमतौर पर तांबे के साथ टीन के मिश्रण से कांस्य बनाया जाता था। हड़प्पा समाज में कांस्य कारीगरों का महत्वपूर्ण समूह था। उन्होंने न केवल मूर्तियों और बर्तनों का उत्पादन किया, बल्कि कुल्हाड़ी, आरी, चाकू और भाले जैसे विभिन्न उपकरण और हथियारों का भी उत्पादन किया। मुहर निर्माण और टेराकोटा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण शिल्प थे। इसके अलावा सोनार, सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थर के गहने बनाते थे। अगर सिंधु सभ्यता में लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व की बात करें, तो इसकी जानकारी केवल हड़प्पा, मोहेंजोदारो और लोथल में पाए जाने वाले भंडारों से मिलती है, बल्कि कई मुहरों, एक जैसी लिपि और एक व्यापक क्षेत्र में फैले नियमित वजन और माप से भी मिलती है।
इसके अलावा सिंधु संस्कृति के अंतर्गत हड़प्पा समूह ने पत्थर, धातु, खाल आदि का भी बहुत व्यापार किया। हड़प्पा के लोग धातु के पैसों का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा आदान प्रदान करते थे। खुदाई से शहरी आवास के पदानुक्रम का पता चलता है। हालांकि हड़प्पा शहर के सिर्फ 2 ही इलाके को शहर की मान्यता मिली, जबकि इसकी स्थानीय संरचना 3 इलाकों में शहरीकरण का प्रमाण देती है, जिसमें बाद में कालीबंगा और धोलावीरा को भी शामिल किया गया। और आमतौर पर आवास योजना की बात करें तो गढ़ या पहला इलाका वह था जहां शासन वर्ग रहता था और सबसे निचले स्थान पर आम लोग रहते थे। बीच का आवास नौकरशाहों और मध्यम वर्गीय व्यापारों के लिए होता था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बस्तियों के पदानुक्रम किस आधार पर था। हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियां मिली है, जो मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती थी और जिसे बाद में आग में पकाया जाता था, उन्हें ही टेराकोटा मूर्तियां कहा गया। और इसी सभ्यता से एक मूर्ति मिली है जिसमें एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। संभवतः यह छवि भूमि की देवी का संकेत देती है, जिससे पौधों की उत्पत्ति और विकास का संबंध जुड़ा है। हड़प्पा संस्कृति ने धरती को प्रजनन की देवी के रूप में देखा है, पर हम नहीं जानते कि हड़प्पा के लोग मिस्र के लोगों की तरह मातृ प्रधान है या नहीं, क्योंकि मिस्र में बेटी संपत्ति की उत्तराधिकारी बनती थी। लेकिन हम हड़प्पा समाज की विरासत व शासन की प्रकृति के बारे में नहीं जानते। पर कुछ वैदिक ग्रंथों में भूमि की देवी के लिए एक श्रद्धाभाव का संकेत मिलता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में उसे कोई प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है, जबकि पुराणों और तंत्र साहित्य में वर्णित दुर्गा, काली जैसी विभिन्न देवी माता के संकेत मिलते हैं। और एक नर देवता भी मुहर पर अंकित मिले हैं। इस देवता के 3 सिंग वाले सिर है, जिसमें वह योगी की मुद्रा में एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठा है। इस देवता के पास एक हाथी, एक शेर, एक गेंडा और सिंहासन के नीचे एक भैंस और इसके पैर के नीचे 2 हिरण है। इस देवता को पशुपति महादेव के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन यह पहचान अभी तक संदिग्ध है। इसके साथ साथ सिंधु क्षेत्र के लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे। एक मुहर पर पीपल की शाखाओं के बीच एक देवता का चित्र भी मिलता है और आज भी इस पेड़ की पूजा होती है। पेड़ों के साथ साथ जानवर भी पूजे जाते थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक सींग वाला जानवर है, जिसकी पहचान गेंडे के रूप में की गई है। उसके बाद कुबड़ वाला एक बैल है। हम आज भी देखते हैं, अगर रास्ते से कोई बैल जा रहा हो तो हम उसे रास्ता दे देते हैं। इसके अलावा हम हड़प्पा संस्कृति के लोगों की बात करें तो उन्होंने प्रकृति की पूजा ही डर की भावना से की है। इसी प्रकार पशुपति महादेव के आसपास के जानवरों से संकेत मिलता है कि इनकी पूजा होती थी। जाहिर है कि सिंधु क्षेत्र के निवासियों ने पेड़ों, जानवरों और मनुष्य के रूप में देवताओं की पूजा की। हड़प्पा के लोगों ने प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों की तरह लेखन की कला का आविष्कार किया, पर हड़प्पा की लिपि की खोज सन 1853 में हुई और संपूर्ण लिपि की खोज 1923 में पूरी हुई। हालांकि अभी तक इसकी व्याख्या नहीं हो पाई है, पर कुछ विद्वानों ने इसे प्रोटो द्रविड़ भाषा या द्रविडियन के साथ जोड़ा, कुछ ने संस्कृत के साथ और कुछ अन्य विद्वानों ने सुमेरियाई भाषा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन इनमें से कोई भी अध्ययन संतोषजनक नहीं हुआ, क्योंकि इस लिपि की व्याख्या अभी तक हो नहीं पाई है। इसलिए हम न तो साहित्य में हड़प्पा के योगदान का मूल्यांकन कर सकते हैं, न ही उनके विचारों और विश्वासों के बारे में कुछ कह सकते हैं। हड़प्पा के कुम्हारों को पहियों की भी विशेषज्ञता हासिल थी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बर्तनों को उस समय तैयार किया गया था और उसे हाथ से रंगाया गया था। इसके अलावा हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक संरचनाएं मुहर है। उत्खनन में लगभग 2000 से ज्यादा मुहरें मिली है। इनमें से अधिकांश मुहरों पर एक सिंगी पशु, भैंस, बाघ, बकरियां, हाथी, हिरन और मगरमच्छ की छोटी छोटी तस्वीरें अंकित है। प्राचीन काल की मुहर आमतौर पर शैलखटी या चमकदार सजावटी पदार्थ से बनाई जाती थी और ये मुहरें शक्ति और अधिकार का निशान मानी जाती थी। इन्हें सामान या वस्तुओं पर छाप लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि पता चले कि वह वस्तु किसकी है। मिस्र और मेसोपोटामिया में भी ऐसी छाप वाली वस्तुएं मिली है, जिन्हें सीलिंग कहा जाता था। इसके अलावा हड़प्पा के कारीगरों ने धातुओं की खूबसूरत छवियां बनाई थी। कांस्य निर्मित एक महिला नर्तक इसका सबसे अच्छा नमूना है।
इसके अलावा मिट्टी की भी कई मूर्तियां मिली है जिन्हें टेराकोटा मूर्तियां कहा गया। इन मूर्तियों को खिलौने और पूजा की वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। खैर, इन सब बातों से हमें हड़प्पा के संस्कृति का बोध तो होता है, पर इतनी प्रगत संस्कृति का अंत आखिर कैसे हुआ, इसे हम अगली पार्ट में जानेंगे।